माई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगला स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली यूजीसी नेट पेपर 2 को लेकर है। पेपर 2 कॉमर्स में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हमें चीज़ों को लेकर चलना है। एक फुल वाइडर सिलेबस आपका नेट का होता है, तो क्या क्या पॉइंट हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मैंडेटरी ही करने ही होंगे, है ना। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी आज चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो देखिएगा यूजीसी नेट सिलेबस है ये हमारा, और सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स, राइट। अगर मैं बात करूं हमारे सब्जेक्ट की कॉमर्स की, तो इसके अंदर हमारे पास टोटली 10 यूनिट्स आती हैं। कितनी यूनिट्स आती हैं? 10 यूनिट्स आती हैं। नॉर्मली आप नेट का जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर 2 जो होता है उसके अंदर 10 ही यूनिट आपको देखने को मिलती हैं, और अगर पेपर 1 भी देते हैं तो उसमें भी 10 ही यूनिट्स हैं। अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स हैं एक बार देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक है, यूनिट 2 हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस का है। फिफ्थ जो यूनिट है वो हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और यूनिट नंबर 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड यूनिट नंबर 10 इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, राइट। तो ये हमारे पास 10-10 यूनिट हैं जो इसके अंदर दी हुई हैं। अब बात ये आती है कि इनका सिलेबस क्या कुछ है, और उस सिलेबस में से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम जो है वो टारगेट करता है। ठीक है, तो इस क्लास में आपको यही जानने को मिलने वाला है, और प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन टॉपिक्स को करना है, कहाँ से आप इनके लिए सोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट जो मतलब कि रहता है, वो इसमें देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा, जो अभी तक के जो PYQs हमने देखे हैं नेट के, उसके अंदर मतलब कि पूछे जा चुके हैं, या देयर इज अ एक्सपेक्टेशन, है ना, कि एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई इन फ्यूचर इस तरह का टॉपिक आपसे पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो देखिए सिलेबस क्या है, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस है। लीगल इन्वायरमेंट जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, सोशियो कल्चरल फैक्टर है इन द एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके अलावा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डाइवर्स, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, और इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इस टॉपिक में से मैं आपको मार्क कर देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें स्टेटमेंट बेस बना करके क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड जो लेटेस्ट एक्ट है उसके बारे में भी आपने पढ़ना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टॉपिक ऐसा है जो आपका अकाउंट्स में भी है, मार्केटिंग में भी है, हर जगह पर आता है। तो ये आपका बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसको हमें स्किप नहीं करना। फैमा को पढ़ लीजिएगा, फैमा से पहले फैरा आया, फैरा है एक, है ना, फैरा एक्ट है आपका, उसके बाद इसको चेंज करके फैमा बनाया गया है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कन्वर्ट कर दिया था।
इसके अलावा मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी का है, जॉइंट वेंचर्स का है, तो डायरेक्ट आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलता है कि जैसे जॉइंट वेंचर पर आपको क्वेश्चन आ जाए, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है कि भी डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक पैराग्राफिकल फॉर्म आपको दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसको हमें स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपकी एब्सोल्यूट थियरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, कंपैरेटिव थियरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग में भी आता है, ठीक है। मैच में भी आपसे पूछ सकता है कि ये थियरी किसकी है, या ये थियरी कब आई है, उस थियरी में पर्टिकुलर फोकस किस चीज़ पर है, या सेपरेटली भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्ट है हमारा, फॉरेन ट्रेड के लिए आपको याद रखना है एलपीजी, ठीक है। एलपीजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991 की जो ये पॉलिसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें हमें ध्यान में रखना है एफडीआई और एफपीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है वो आपका स्टेटमेंट वाइज बनेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये आपके ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है सारी, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अनकटेड है, डब्ल्यूटीओ है, गैट्स है, ट्रिप्स है, ट्रिम्स है। ये जो एग्रीमेंट हुए थे ट्रिप्स का या ट्रिम्स का, इनके ऊपर अब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का फंक्शनिंग या ऑब्जेक्टिव, कब वो बना है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डब्ल्यूटीओ के बारे में गलत है या फिर सही है, ओके। और ये आपका जो आसियान, शार्क, नाफ्ता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इनके ऊपर भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है ना, तो इसमें आपको ये जो टॉपिक है उन पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। इन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह मिल जाता है, ठीक है, और बहुत ही कॉमन हो गया है, तो इससे क्वेश्चन जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर बात करूं तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, इनको गो थ्रू जरूर कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन रहे हैं कि जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टेटमेंट आ जाती है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, या डुअल एस्पेक्ट है, या आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है, किसी भी तरह का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो ये जरूर करिएगा। पार्टनरशिप में आपका रेशो का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ठीक है, रेशो का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, चाहे वो न्यू रेशो हो, चाहे गेनिंग रेशो हो, या सेक्रीफाइसिंग हो, रेशो का क्वेश्चन बन रहा है पेपर में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। पार्टनरशिप में एक तो रेशो का टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना और डिसोल्यूशन का टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का लिक्विडेशन कब होता है और उसके तरीके क्या हैं, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट बनता है कि मोड्स ऑफ द लिक्विडेशन, कौन कौन से मोड्स हैं जिससे लिक्विडेशन होती है। फॉरफीचर एंड री इशू, ये आपका टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट, कि शेयर फॉरफिट कब होते हैं और री इशू कब होंगे, उनकी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से करिएगा। एक आपका इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन है ना, शेयर इशू कैसे हो रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट का मेथड, पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, स्वेट इक्विटी क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, ये जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं इनको भी बेस बनाकर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैंने करवाए भी थे आप लोगों को, क्लियर है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनेगा कॉस्टिंग मेथड्स का, ठीक है, ये आपके बजटरी कंट्रोल, बजट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है और एक बजटरी कंट्रोल है,
यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिक्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा बजटरी कंट्रोल और जो इन्वेंट्री कंट्रोल का टॉपिक है, इसको हमने जरूर से फोकस करना है। इसके बाद अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रेशियो का, फंड फ्लो का और कैश फ्लो का। देखो, फंड फ्लो और कैश फ्लो से न्यूमेरिक्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है या जो प्रोसेस वाले क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको जरूर करिएगा। इसके बाद जो नई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले ही आते हैं इनसे भी, कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किसने दिया, कब ये आया, इसके अंदर मेन फोकस किस चीज़ पर होता है, ऐसे करके क्वेश्चन बन रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है बच्चे, मैच द फॉलोइंग में, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, तो ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, लिस्ट आपको याद करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक वाउचिंग का टॉपिक है। वाउचिंग क्या होती है, वाउचिंग पर क्वेश्चन बनते हैं। कॉस्ट ऑडिटिंग, जितने भी तरह के ऑडिटिंग होती है, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, राइट, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। इन्वायरमेंटल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, जो ये ऑडिटिंग के नई ब्रांच हमें दिखाई दे रही हैं, इन पर एग्जामिनर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो इसलिए इनको हमें ज़रूर से टैकल करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आपका बनेगा। यूनिट नंबर 3 आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इसमें स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, कि कौन सी डेफिनेशन कौन से राइटर ने दी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। स्कोप के ऊपर आ जाता है कि माइक्रो मैक्रो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आपका इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी मेथड हैं बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, AR MR क्या होता है, TCMC क्या होता है, इनका जो रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है, इन पर भी डायग्राम बनते हैं, स्टेटमेंट आ जाती हैं। ठीक है, IC कर्व की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हमारा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है जो मेन है, कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा रही है। यूटिलिटी से अगर मैं बात करूँ तो इसमें कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक आपका रिटर्न टू स्केल है। रिटर्न टू स्केल में तीनों रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसमें अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कि आपसे अजम्पशन पूछेगा कौन सी अजम्पशन सही है और कौन सी गलत है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, कोस्ट से मैंने आपको बता ही दिया, जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है वही करने हैं, कि टोटल कॉस्ट का TFC से TVC से क्या रिलेशन बनेगा। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, देन आपका प्राइस स्ट्रेटेजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चा। प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा बार बार आ रहा है। स्कीमिंग के ऊपर, पेनिट्रेशन के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। स्कीमिंग का ये सारी चीज़ें हम करेंगे हमारी वीडियो लेक्चर्स में भी, ठीक है, मैं इसको बताऊंगा भी। और इसके अलावा मार्केट से भी क्वेश्चन कैसे बनता है, स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है, कि परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा फीचर है, कौन सा फीचर इन्वॉल्व है, कौन सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 हमारा बिजनेस फाइनेंस की है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो थियरीज हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के मेथड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें एक लीवरेज का टॉपिक आता है, लीवरेज क्या होती है, लीज फाइनेंसिंग का टॉपिक आता है। डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंस के सोर्सेज हैं इन पर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बताइए, मोटा मोटा सा मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई ये तो करना ही है। जैसे वर्किंग कैपिटल में थियरीज आपसे पूछ लेगा कि कौन सी थियरी किससे रिलेटेड है या किसने दी है। ठीक है, कैश मैनेजमेंट का एक आपका है, उसमें भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। हैजिंग क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, रिस्क और रिटर्न पर क्वेश्चन आता है। अलग अलग तरह के जो रिस्क हैं
तो आपने टाइप्स ऑफ रिस्क अच्छे से पढ़ने हैं, रिटर्न के टाइप्स कौन कौन से हैं वो पढ़ने हैं, एक्स एंटे क्या है, एक्स पोस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट एंड रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है वो सैंडल टेंडेंसी से अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जैसे मीन की प्रॉपर्टी आपसे पूछ ले, मीडियन की प्रॉपर्टी आ जाए या मोड की प्रॉपर्टी आ जाए, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। या तीनों का रिलेशन भी आ सकता है कि मीन मीडियन एंड मोड में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। डिस्पर्जन से भी सिमिलर इसी तरह से मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज, इनके प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन पे ज़्यादा जो फोकस है वो आपका फॉर्मूले पर होना चाहिए और फॉर्मूलों के साथ साथ जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है उन पर होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा स्क्यूनेस होता है और एक कुर्टोसिस होता है। स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस क्या है, इनका पीक पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट वर्ड कब मूव करते हैं, राइट वर्ड कब मूव करते हैं, तो उनकी कंडीशन अच्छे से पढ़नी है। कोरिलेशन की भी आपने प्रॉपर्टी करनी है, रिग्रेशन की भी प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है। फिर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में जो थियरम आती है, बेस थियरम आती है, बाइनोमियल थियरम आती है, पॉइजन थियरम आती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थियरम आती है। तो ये जो थियरम्स हैं इनके आपको प्रॉपर्टीज करनी है, प्लस में इनके जो थियरम है, थियरम के साथ साथ क्वेश्चन बनेगा जैसे कि बेस थियरम क्या होती है उसकी आपको पूरी थियरम स्टेटमेंट आनी चाहिए है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये हमारे टेस्ट दिए हुए हैं ये तो इनको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, अगर यहाँ नहीं आया तो पेपर 1 में तो पक्का आएगा। पेपर 1 में भी ये आपका रहेगा, तो इसीलिए जरूरी से इसको करना है। टेस्ट जितने भी हैं, एनोवा है, काई स्क्वेयर है, एमएम टेस्ट है, यू टेस्ट है, क्रूस्कल का एच टेस्ट है ना, ये सारे टेस्ट बहुत अच्छे से करने हैं। और जितने भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं हमारे, प्रोबेबिलिटी हो चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी हो, अच्छे से पढ़ के जानी है। स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबिलिटी एरर, है ना, ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ये सारे हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप इनको करिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता भी चलूँगा, है ना, टॉपिक वाइज हम कर ही रहे हैं, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 6 हमारी बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम को लेकर है, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। जितने भी प्रिंसिपल है, चाहे वो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के हों चाहे वो हेनरी फ्यूल के हों, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक स्पैन ऑफ कंट्रोल का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको टारगेट कर रहा है एग्जामिनर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइन एंड स्टाफ क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, नॉन फंक्शनल क्या होता है, डिविजनल क्या होता है, तो ये अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपका कॉन्सेप्ट पर और मीनिंग पर, ठीक है, या प्रोसेस पर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि डेलीगेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करिए, या कौन सा स्टेप है जो इसमें मिसिंग है ना। मोटिवेशन और लीडरशिप में आपने थियरीज और स्टाइल करने हैं, लीडरशिप के स्टाइल्स अच्छे से आने चाहिए और लीडरशिप की जो थियरीज हैं वो अच्छे से आनी चाहिए हैं। मोटिवेशन को लेकर जितनी भी थियरी हैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एचआरएम की, तो एचआरएम में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक ही आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के जितने भी मेथड हैं इंपॉर्टेंट है। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, जॉब रोटेशन क्या होती है, ऐसे करके टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड्स क्या है, रिक्रूटमेंट के मेथड क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, जितने भी प्रोसेस वाले क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, प्रोसेस तो जरूर ही करना है, ठीक है। पर्सनालिटी से अगर बात करूँ तो ये आपके जो पावर वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़्यादा पूछी जाती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छे से पूछी जा रही है, ठीक है, तो ये जरूर करिएगा। फिर आपका यूनिट नंबर 7 है बैंकिंग का, इसमें आपका बेसल नॉर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम है, तो इसमें आरबीआई का है, जैसे आरबीआई का फंक्शन है, इसके फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जितनी हमारी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में पढ़ना है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इनके फीचर्स और इंस्ट्रूमेंट की रेगुलेट कैसे हो रही हैं, है ना, इसके ऊपर पढ़िएगा। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, थोड़ा सा इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, मैथड,
कौन कौन से हैं इस पर पढ़ लीजिएगा। आरआरबी, फॉरेन बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, इनके ऊपर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इनको हम अपनी क्लासेज में भी कवर करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू की तरह ही मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट में 4P बहुत अच्छे से करने हैं, चारों P बहुत अच्छे से आपको आने ही चाहिए। मार्केटिंग के अंदर जैसे कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग है, पोजीशनिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट का टारगेटिंग, पोजीशनिंग और सेगमेंटेशन, इन पर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये फिर से आ गया, इकोनॉमिक्स में भी था। प्रमोशन मेथड में पर्सनल सेलिंग पर ज़्यादा फोकस करिएगा, पब्लिसिटी पर, एडवर्टीजमेंट पर, ठीक है। एक आपका CRM होता है, कंज्यूमर रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है, और जितने भी नई तरह की मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ये सारे बहुत अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को अफेक्ट कौन करेगा, उसके फैक्टर्स, फैक्टर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ो, बनेंगे क्वेश्चन। सेल एक्ट अच्छे से पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। LLP का एक्ट है, पूछा जा रहा है। कंपटीशन और IT एक्ट है ना। GST है जैसे आपका, इनमें जैसे स्लैब्स का हो गया, फीचर्स का हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स में अगर मैं बात करूं तो डिडक्शन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाओ, जितनी भी हमारे इनकम टैक्स की डिडक्शंस हैं बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हमारे जो इनकम हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या हमारा जो कैपिटल गेन है ना, जितने भी हमारे इनकम हेड है बहुत अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डिडक्शन, एडवांस पेमेंट, E फाइलिंग, ये जो टॉपिक है बच्चे इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ आ रही हैं चीजें। तो इस वीडियो से आई होप सो आपको ये आइडिया तो जरूर लग गया होगा कि कौन से टॉपिक हैं जो हमें जरूर से करने हैं और कौन से टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू ही दिया है, मैं आपको यूनिट वाइज भी क्वेश्चन दूंगा, यूनिट वाइज भी टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। क्लास में आपने करते ही रहना है, ये हमारा काम है, हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आपको प्रॉपरली सारी नोट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी भाई आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जाना कि सिलेबस में से कौन से टॉपिक हैं जो मैंडेटरी करने हैं, और इनको मैं PYQ के फॉर्म में आपके सामने लेकर भी आऊँगा कि PYQ में आपको दिखाई भी देंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। सेशन को मैं यहीं पर एंड अप करूँगा, बाकी चीज़ें जो आपसे जल्दी ही डिस्कस होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच।